हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पवन विजय, फिजिक्स फैकल्टी मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। आज हम स्टार्ट करेंगे नीट का वो फिजिक्स का पेपर जो कोविड जो स्टूडेंट्स कोविड की वजह से नहीं दे पाए थे वो दोबारा अटैम्प्ट उन्होंने किया है, तो उस पेपर को हम डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है द EM वेव्स विद शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अमंग द फॉलोइंग इज। मतलब आपको बोला है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो क्या होगा। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा सवाल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, या फिर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो स्पेक्ट्रम है उसका सवाल है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम है, अगर आपको उसके बारे में पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम है उसका क्या ऑर्डर होता है, तो आप इस सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट रेज, एक्सरे और गामा रेज और माइक्रोवेव्स। ठीक है, तो अगर अपन बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो आपका पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम है उसका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है। बेसिकली जो इसका ऑर्डर होता है वो आपका होता है, सबसे पहले होता है आपका रेडियो वेव। ठीक है, फिर उसके बाद होता है आपका माइक्रोवेव, फिर उसके बाद होता है आपका इंफ्रारेड, उसके बाद होता है विजिबल रीजन, उसके बाद होता है आपका अल्ट्रावायलेट, एंड फिर होता है एक्सरे, एंड एट द लास्ट गामा रे। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स को कहता है सर ये स्पेक्ट्रम हमें याद ही नहीं होता, तो इसका शॉर्ट ट्रिक एक बहुत आसान सा, रेडियो को डाला माइक्रोवेव में लाल हुआ, विजिबल हुआ, दिखाई दिया आपको, और हमें एक्सरे गामा रे। मतलब इसको याद रखने का बहुत सिंपल सा ट्रिक है ये कि रेडियो को डाला माइक्रोवेव में, लाल हुआ, विजिबल हुआ आप, और हमें UV एक्सरे गामा रे। ठीक है, तो अगर अपन ध्यान से ऑब्जर्व करें कि जब आप इस साइड से उस साइड जा रहे हैं तो रेडियो वेव्स का जो वेवलेंथ होता है, रेडियो वेव्स का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप जब इधर से इधर जा रहे हैं, तो बेसिकली जो वेवलेंथ है लैम्डा वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, रेडियो वेव्स का जो वेवलेंथ है सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि रेडियो वेव्स यूज की जाती है कम्युनिकेशन सिस्टम में। आप जब कम्युनिकेट करते हैं, कोई भी फोन कर रहे हैं या रेडियो आप यूज कर रहे हैं, तो उसमें जो ट्रांसमिशन के लिए जो वेव्स यूज की जाती है उसमें वेवलेंथ ज़्यादा चाहिए, क्योंकि नॉर्मली यहाँ से सैटेलाइट पर वेव को ट्रांसमिट किया जाता है, तो उसके लिए वेवलेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। और बात करें हम एक्सरे गामा रे, तो जैसा कि आपको एक्सरे पता है, एक्सरे में क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, दैट मीन्स वेवलेंथ कम होनी चाहिए। तो आप जब इधर से इधर जाते हैं तो वेवलेंथ कम होती है, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेडियो वेव की, और सबसे कम वेवलेंथ होती है गामा रे की। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3। तो इस ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन 3 आप राइट टिक करें। ओके, देखो नेक्स्ट सवाल आपको दिया है द एंगुलर स्पीड ऑफ अ व्हील ऑफ अ व्हीकल इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 360 RPM टू 1200 RPM इन 14 सेकेंड। इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज। मतलब आपको स्पीड दी है, फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड दी है, टाइम दिया है, और आपसे पूछा एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है। और आप देख पा रहे हो एंगुलर एक्सेलरेशन जो दिए हुए हैं आपको कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है। दैट मीन्स जब भी एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो वी कैन यूज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। इक्वेशन क्या होगी, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी, जो कि आपकी फर्स्ट इक्वेशन होती है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे ओमेगा फाइनल गिवन है, ओमेगा इनिशियल गिवन है। ओमेगा फाइनल कितना होगा सर, ओमेगा फाइनल हमें गिवन है 1200 RPM। तो इसको किस में चेंज कर लोगे, इसको चेंज कर लोगे किस में, रेडियन पर सेकंड में। और रेडियन पर सेकंड में चेंज करोगे तो क्या सर, रेडियन पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमारे पास इसको 2π/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2π/60 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो ओमेगा फाइनल आएगा वो किस में आ जाएगा, रेडियन पर सेकंड में आ जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारे पास, इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा सर, ये 40π होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें ओमेगा इनिशियल आपको फाइंड आउट करना है, तो ओमेगा इनिशियल के लिए क्या होगा सर, फिर से ओमेगा इनिशियल हमें गिवन है बट RPM में गिवन है, तो 360 इंटू 2π/60। तो इसे सॉल्व करेंगे तो बेसिकली 12π आ जाएगा। तो आपके पास ओमेगा फाइनल आ गया, ओमेगा इनिशियल आ गया, और ये डेटा जो है हमारे पास ही किस में आ गया सर, रेडियन पर सेकंड में आ गया। किस में आ गया, रेडियन पर सेकंड में। अब इस डेटा को इसमें पुट कर दो, तो यहाँ पर आप पुट करोगे 40π इज इक्वल टू 12π प्लस अल्फा इंटू टाइम। टाइम आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है सर, टाइम हमें गिवन है 14 सेकेंड। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा 28π इज इक्वल टू 14 अल्फा। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 2π रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो अल्फा हमारे पास आ गया 2π रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन जो हमारे पास होगा 1 वो करेक्ट होगा। 1 ऑप्शन को आप राइट टिक करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट सवाल में आपको क्या बोला है, नेक्स्ट सवाल में आपको बोला है व्हाट हैपेंस टू द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट व्हेन इट एमिट्स गामा रेडिएशन, है ना। सवाल में बात हो रही है गामा रेडिएशन की। देखो आपने
रेडियो एक्टिविटी वाला जो चैप्टर है उसमें अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके के बारे में पढ़ा होगा। अल्फा डीके में क्या होता है, एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा होता है, बीटा में बीटा पार्टिकल निकल रहा होता है, और गामा में गामा एनर्जी मतलब फोटॉन्स के फॉर्म में एनर्जी निकल रही होती है। तो अगर आप ध्यान से उस चीज़ को रिकॉल करें तो आपने देखा होगा कि बेसिकली जो गामा डीके होता है, गामा डीके में आपकी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है ओनली। कोई भी जो एटम है वो क्या कर रहा है, एनर्जी को रिलीज करता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि जैसे हमारे पास कोई एलिमेंट है जिसका सपोज इस तरह से हम उसको डिनोट कर रहे हैं एक्स जेड ए, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे एक स्टार लगा होता है। स्टार का मतलब क्या है कि ये जो एटम है ये अपनी हायर एनर्जी स्टेट पर है, तो ये एनर्जी को रेडिएट करके कहाँ आ रहा होता है, लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, एक्स जेड है प्लस आपके पास यहाँ पे जो एनर्जी निकलेगी वो किसकी फॉर्म में निकलेगी, फोटॉन्स की फॉर्म में, जिसे हम बोलते हैं गामा रेडिएशन, ठीक है। तो अगर अपन ध्यान से समझें तो आपके पास जो भी एटम था उसका जो है एटॉमिक नंबर और उसका मास नंबर वो चेंज नहीं होता है। सिर्फ क्या होता है, वो हायर स्टेट से कहाँ आता है, लोअर स्टेट पर आता है। हायर स्टेट से लोअर स्टेट आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा, और एनर्जी को रेडिएट वो फोटॉन्स की फॉर्म में करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारे पास दिया हुआ है, आपको कमेंट करना है किसके ऊपर, मास नंबर और आपका दूसरा एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों क्या रहेंगे, अनचेंज रहेंगे। तो पहले ऑप्शन में बोला है मास नंबर डिक्रीज, नहीं, मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर रिमेन्स अनचेंज। और थर्ड ऑप्शन दिया है मास नंबर अनचेंज वाइल एटॉमिक नंबर डिक्रीज और मास नंबर, मतलब यहाँ पर 2 ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अपन 2 ऑप्शन को राइट टिक करेंगे। ओके, देखो नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में आपको बोला है द एंगल ऑफ 1 मिनट इन रेडियन इज नियरली इक्वल टू। देखो बहुत आसान सा सवाल है। आपको बोला है कि 1 मिनट जो है उसको अगर अपन रेडियन में चेंज करें तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो बेसिकली 1 मिनट क्या होता है, अगर अपन डिफाइन करें 1 मिनट, मतलब 1 के ऊपर जो ये लिखा हुआ है डैश लगा हुआ है, इसका मतलब 1 मिनट है ना। तो इसको अगर अपन डिग्री में लिखें तो इसको अपन डिग्री में लिख सकते हैं 1/60 डिग्री, मतलब 1 मिनट को हम लिख सकते हैं 1/60 डिग्री। और 1 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए जो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, पाई/180 से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर अपन को 1 मिनट को चेंज करना है किस में, रेडियन में, तो इसको लिख सकते हैं 1/60 इन डिग्री इंटू पाई/180। तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हुआ कि आपने जो डिग्री में डेटा था उसको किस में चेंज कर दिया, रेडियन में, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन 1 को आप राइट टिक करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल इज गिवन बाय द इक्वेशन phi इज इक्वल टू 5t² + 3t + 16। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल एट द 4th सेकेंड विल बी। देखो बहुत आसान सा सवाल है। आप ईएमआई चैप्टर की अगर अपन बात करें तो ईएमआई चैप्टर में हम बेसिकली ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो फेराडेज लॉ होता है, फेराडेज लॉ होता है E इज इक्वल टू d∅/dt। अगर आपको ध्यान हो तो फेराडेज लॉ होता है d∅/dt। बेसिकली जो फ्लक्स में चेंज होने की जो रेट है वही इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, ये फेराडे ने लॉ दिया था। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा आपको फाई दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, और आपको बोला है कि 4 सेकेंड पर क्या निकालो, ईएमएफ निकालो। तो बहुत आसान सा सवाल हो गया। सिंपल आपको क्या करना है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। मतलब आपको जो 5t² + 3t + 16 दिया है इसको क्या करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और फिर टाइम की वैल्यू डाल देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से अगर अपन देखें तो यहाँ पर E इज इक्वल टू d∅/dt, इसको डिफरेंशिएट कर लो, दैट मीन्स d/dt, और यहाँ पर आपका होगा 5t², ठीक है, प्लस आपको दिया हुआ 3t + 16। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा सर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 10t + 3 आ जाएगा। अब इसमें t की वैल्यू क्या डाल देंगे सर, 4 डाल देंगे तो 10 × 4 40, 40 + 3 43 वोल्ट। तो ऑप्शन जो होगा 2 वो यहाँ पर करेक्ट होगा। अब 2 ऑप्शन को राइट टिक करेंगे। नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट p वेक्टर इज गिवन बाय and where r is greater than separation of the two charges forming the dipole and epsilon नोट आपको दिया हुआ है permittivity of free space। तो बहुत बेसिक सा सवाल है। जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल डिस्कस करते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से उसकी इक्वेटोरियल एक्सिस पर जो इक्वेटोरियल प्लेन बन रहा होगा, मतलब हमें पता है कि इक्वेटोरियल एक्सिस अगर अपन बात करें डाइपोल की, तो जैसे कि सपोज कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट सपोज इस तरह से है p, ठीक है। अब अगर अपन बात करें इसकी एक्सिस, कौन सी एक्सिस, इक्वेटोरियल एक्सिस, ये वाली एक्सिस कौन सी होगी इसकी, इक्वेटोरियल एक्सिस, जो इसके बाइसेक्टर से परपेंडिकुलर होती है, पास होती है।
तो इस पर आपको बोला है कि किसी पॉइंट आर पर, है ना, मतलब यहाँ से कितनी डिस्टेंस ऊपर, स्मॉल आर डिस्टेंस ऊपर आपको क्या बताना है सर, यहाँ पर हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड दिया जाता है, मतलब फॉर्मूला होता है, डेराइव करते हैं हम। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला डेराइव करते हैं वो होता है बेसिकली माइनस के पी अपॉन आर क्यूब। अगर वेक्टर फॉर्म में उसको हम लिखें तो हम लिख सकते हैं ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के पी वैक्टर अपॉन आर क्यू। अब यहाँ पर जो पी वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, और के को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो जैसे हम के को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे हमारा आंसर मैच कर जाएगा। तो ये बहुत बेसिक सा सवाल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो आप देखें इसका जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन को आप राइट टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट सवाल में आपको बोला है a plano convex lens of unknown material and unknown focal length is given with the help of the spherometer we can measure the। बेसिकली जो स्फेरोमीटर जो डिवाइस है, देखो एक टर्म लिखा हुआ है इसमें स्फेरोमीटर, देखो नाम से क्लियर हो रहा है स्फेरोमीटर मतलब स्फेयर का जो रेडियस मेजर करेगा। स्फेरोमीटर मतलब जो आपके स्फेयर है उसका जो रेडियस कैलकुलेट करेगा उसको हम बोलते हैं स्फेरोमीटर। तो बेसिकली कोई भी आपके पास जब स्फेयर होता है, जैसे कि सपोज ऐसा कोई स्फेयर है और इसका आपको रेडियस कैलकुलेट करना है ना। अब स्फेयर क्या है, सॉलिड होलो स्फेयर या सॉलिड स्फेयर है ना, उसका रेडियस मेजर करना है। तो एक डिवाइस होता है जिस डिवाइस को इसके ऊपर रख के हम क्या करते हैं उसका रेडियस मेजर करते हैं बेसिकली। तो उस डिवाइस को हम बोलते हैं स्फेरोमीटर। थियोरेटिकल सवाल था तो यहाँ पर ऑप्शन होगा 2 कि स्फेरोमीटर बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करता है किसी कर्व सरफेस का। तो ऑप्शन 2 को आप राइट टिक करें। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन डिपेंड्स ऑन। अगर अपन बात करें एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, तो थर्मोडायनेमिक्स में हमने एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन जो डिस्कस किया है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टी टू अपॉन टी वन। ठीक है, तो अगर अपन उस फॉर्मूले को लिखें तो आपका फॉर्मूला होता है नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टी टू अपॉन टी वन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। यहाँ पे टी टू और टी वन जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, सिंक और आपका जो सोर्स है उसके टेम्परेचर होते हैं। तो बेसिकली जो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन है वो किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर का ही सवाल है। आपसे पूछा है कौन से टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, तो आप देख पा रहे हो दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड द सिंक दोनों पे डिपेंड करती है, इसलिए इसका ऑप्शन आप देंगे 2। तो 2 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल आप देखें, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉरवर्ड बायस डायोड। आपको बेसिकली ये जो सवाल है सेमीकंडक्टर और डायोड वाले चैप्टर से पूछा हुआ सवाल है। बेसिकली आपको पूछा है कि कौन सा जो आपको दिया हुआ डायग्राम वो फॉरवर्ड बायस में होगा। अगर अपन बात करें फॉरवर्ड बायस, तो जब हम बात करते हैं डायोड की, तो डायोड का फॉरवर्ड बायस कब होता है कि जब डायोड क्या हो, इस तरह से कनेक्ट हो कि उसका ये वाला जो टर्मिनल है ये तो हायर पोटेंशियल हो और ये वाला टर्मिनल, दूसरा वाला टर्मिनल जो है लोअर पोटेंशियल पर हो। मतलब ये वाला टर्मिनल हायर होना चाहिए और ये वाला टर्मिनल लोअर होना चाहिए। अगर अपन ध्यान से एनालिसिस करें तो फर्स्ट वाले आप डायग्राम को देखोगे तो -4 और -2। अब -4 वोल्ट और -2 वोल्ट में हायर कौन हुआ, -2 हुआ। तो ये हायर तो किससे कनेक्ट है, इस प्लेट से, तो ये फॉरवर्ड बायस नहीं होगा। 2 ऑप्शन को चेक करें, 2 ऑप्शन में 2 वोल्ट और 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट हायर हुआ जो कि उससे कनेक्ट नहीं है, तो 2 भी इनकरेक्ट हुआ। 3 ऑप्शन देखें, 3 में फिर से लोअर पोटेंशियल कनेक्ट है, जबकि अगर अपन 0 और -3 में देखें तो 0 क्या होगा, हायर होगा एज कम्पेयर टू -3 वोल्ट। तो ये वाला जो हायर पोटेंशियल से कनेक्ट है और ये वाला लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 सही होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन को आप राइट टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट सवाल में आपको दिया है फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द करंट आई विल बी। बेसिकली आपको ये बहुत करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बेसिक सा सवाल है। आपसे पूछा हुआ है कि इस सर्किट में जो है करंट की वैल्यू बतानी है। अगर अपन ध्यान से ऑब्जर्व करें, आई जो करंट हम लिखते हैं, नॉर्मली अपन करंट को लिखते हैं आई इज इक्वल टू V अपॉन आर, है ना, मतलब जो भी पोटेंशियल है सर्किट का अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली जो बैटरी है 2 वोल्ट और 4 वोल्ट, ये दोनों बैटरी एक दूसरे से क्या होगी, ऐड होगी। ठीक है, दोनों क्या है एक दूसरे के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो नेट जो बैटरी का जो पोटेंशियल हो जाएगा सर्किट में 2 + 4, बेसिकली ये हो जाएगा 2 + 4 अपॉन, आप अगर करंट देखें, सॉरी रेजिस्टेंस देखें, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो सर्किट का होगा 1 + 1 2 एंड 4 6, ये तीनों आपस में क्या है, सीरीज में है। सीरीज में तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 अपॉन 6 बेसिकली कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। ठीक है, तो आपको जो करंट फाइंड आउट करना था सर्किट का, और आसान सा सवाल है करंट का, यहाँ पर करंट होगा आपका 1 एम्पियर। तो आप 2 ऑप्शन को राइट टिक करेंगे।
क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट इंटरफेयर एंड प्रोड्यूस फ्रिंजेस पैटर्न ऑन अ स्क्रीन फॉर अ सेंट्रल मैक्सिमम द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स विल बी। वेव ऑप्टिक्स का बहुत आसान सा सवाल है। वेव ऑप्टिक्स में जब आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात करते हैं, जब आप दो वेव्स को सुपर इम्पोज करते हैं, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला जो दिया जाता है वो दिया जाता है आई नेट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कोस डेल्टा फाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो होता है ये किसके लिए होता है? रिजल्टेंट इंटेंसिटी। जब भी आपको दो वेव्स के सुपर इम्पोज करेंगे तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, जो रिजल्टेंट वेव आपकी बनेगी, उसका होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पर जो डेल्टा फाई होता है बेसिकली क्या होता है? फेज डिफरेंस होता है। ठीक है, दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस। अब सवाल में आपसे बोला है कि टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट इंटरफेयर एंड प्रोड्यूस फ्रिंज पैटर्न ऑन द स्क्रीन फॉर सेंट्रल मैक्सिमम। मतलब जब YDAC आप पढ़ रहे होते हैं उसमें सेंट्रल मैक्सिमम जो फ्रिंज बन रही होती है, तो सेंट्रल मैक्सिमम फ्रिंज की जो इंटेंसिटी है वह मैक्सिमम कब होगी? जबकि फेज डिफरेंस 0 हो, पाई हो, 3π/2 और π/2 हो। दैट मीन्स I1 I2 तो कांस्टेंट है। अब I1 I2 कांस्टेंट है तो क्या चेंज हो सकता है? सिर्फ डेल्टा फाई चेंज हो सकता है जो कि फेज डिफरेंस है। तो आप ध्यान से देखें तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब आई नेट की जो मैक्सिमम वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड करी कोस डेल्टा फाई पर। ठीक है, तो अगर अपन ध्यान से समझें कि आई नेट की जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर कांस्टेंट है, तो कोस डेल्टा फाई क्या होना चाहिए? सर कोस डेल्टा फाई मैक्सिमम होना चाहिए। कोस डेल्टा फाई इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। और मैक्सिमम कितनी होती है? 1। और ये मैक्सिमम 1 कब होगी? जब डेल्टा फाई आपका क्या होगा? 0 डिग्री। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आप राइट टिक करेंगे। क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट सवाल में आपको बोला है द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम कैन बी ऑब्टेन बाय। ठीक है, अगर अपन ध्यान से देखें तो ये जो सवाल है आपका, ये बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो बोर्स थ्योरी है वहाँ से आप टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हो। और टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E टोटल इज इक्वल टू माइनस ऑफ 13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अगर अपन ध्यान से समझें तो यहाँ पर जो Z है वो क्या है? Z आपका क्या है? Z आपका बेसिकली एटॉमिक नंबर है ना। और हाइड्रोजन की अगर क्वेश्चन में बात हो रही है तो हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू कितनी रख देंगे? सर 1 पुट कर देंगे, तो आपके पास जो E टोटल आ जाएगी हाइड्रोजन के लिए, जो टोटल एनर्जी हो जाएगी nth ऑर्बिट में, वो हो जाएगी माइनस 13.6 इंटू 1 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन जो है 2, देखो ऑप्शन 1 में आपको क्या दिया हुआ है? ऑप्शन 1 में दिया है प्लस 13.6, जबकि जो आपका एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है? नेगेटिव में होता है, इसलिए ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट टिक होगा। 2 ऑप्शन को आप राइट टिक करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है आइडेंटिफाई द फंक्शन विच रिप्रेजेंट्स अ पीरियोडिक मोशन। तो अपन बात करें पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन SHM का सवाल है। आपको बोला है पीरियोडिक मोशन कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है इनमें से, और आपको क्वेश्चन दिए e⁻ log e⁻t sin ωt प्लस cos ωt और e⁻−ωt। तो अगर अपन ध्यान से समझें, पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है कि पार्टिकल एक टाइम पीरियड बाद वापस अपने मोशन को अगर रिपीट करता है तो वो मोशन वहाँ पर पीरियोडिक मोशन होता है। दैट मीन्स जो ग्राफ होना चाहिए उसमें भी पार्टिकल अपने पाथ को रिपीट करता हुआ दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो अगर अपन ध्यान से एनालिसिस करें e⁻ωt, तो e⁻ωt का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ, जैसे कि ये आपके पास सपोज एक्सिस है, 2 एक्सिस, एक टाइम एक्सिस है और एक कोई भी दूसरी एक्सिस है। तो यहाँ पर अगर अपन ग्राफ प्लॉट करें e⁻ωt और e⁻−ωt दोनों ग्राफ, तो अगर अपन ध्यान से देखें तो e⁻ωt का जो ग्राफ है वो e⁻ωt का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये ग्राफ होगा बेसिकली e⁻ωt का, और e⁻−ωt का ग्राफ अगर अपन ध्यान से देखें तो e⁻−ωt का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा। तो अगर अपन ध्यान से एनालिसिस करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये अपने पाथ को वापस से रिपीट नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स जो पाथ है वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? पाथ कैसा होगा? पीरियोडिक नहीं होगा। दैट मीन्स पीरियोडिक नहीं होगा। जबकि log ωt, अगर इसका ग्राफ मैं प्लॉट करूँ log का, तो log ωt का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये अपने पाथ को वापस से रिपीट नहीं कर रहा है। जबकि sin ωt प्लस cos ωt, ये हमें पता है कि अब जब पार्टिकल sin ωt या cos ωt, जब दो वेव्स आपस में सुपर इम्पोज करेगी, एक नई वेव बनेगी और नई वेव बनेगी, उसका फेज डिफरेंस अपन निकाल सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो 3 जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पर करेक्ट होगा। 3 ऑप्शन को राइट टिक करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट सवाल में आपको बोला है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नियरली।
बेसिकली सवाल है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद जो मैटर वेव चैप्टर है उसमें हम डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में बात करते हैं। और डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, और पी को अपन लिख सकते हैं अंडर रूट में 2m/ke। ठीक है, बट यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो हमें क्या गिवन है, एनर्जी गिवन है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो फॉर्मूला हम इसको वैल्यू पुट करके जब इसको सॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो फॉर्मूला डिराइव होता है वो होता है 12.26 डिवाइड बाई अंडर रूट में v, और ये जो आपके पास लैम्डा आएगा ये बेसिकली सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं होगा, ये आपका होगा एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तो ये डेटा आप किसमें लिखेंगे, एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तो आपको अब क्वेश्चन में जो गिवन है आप देखोगे कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी गिवन है 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 144 और बाहर आके रूट से कितना हो जाएगा 12, फिर इसको सॉल्व करेंगे और आपको आंसर जो दिए हुए नैनोमीटर में, तो आपका जो ऑप्शन होगा 2 वो करेक्ट, सॉरी 1 ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो 144 पुट किया इंटू 10 की पावर -10, 10 की पावर -10 क्यों लिखा, क्योंकि जो डेटा गिवन है आपको किसमें गिवन है, एंगस्ट्रॉम में, जबकि ऑप्शन जो आपको दिए हुए हैं नैनोमीटर में गिवन है, इसलिए आप 10 की पावर -10 मीटर में लिख के फिर उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करते हो, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल में देखो आपको बोला है द मीन फ्री पाथ फॉर अ गैस मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन डायमीटर डी ऑफ द मॉलिक्यूल इज। बेसिकली जो मीन फ्री पाथ है अगर मैं उसे लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या एल से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मीन फ्री पाथ जो होता है बेसिकली वो होता है लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर स्मॉल एन। ठीक है, तो यहाँ पर जो मीन फ्री पाथ है उसको किससे रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर रिप्रेजेंट किया उसको एल से, तो एल जो प्रोपोर्शनल है किसके, डी के, वो क्या है स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के, तो ऑप्शन जो होगा यहाँ पर 1 वो राइट होगा, तो ऑप्शन 1 को आप राइट टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है एनपीएन ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन अ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, सी फिगर, इन विच कलेक्टर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस 800 ohm connected to the collector circuit is 0.8 volt, the collector current is। देखो आपको जो सवाल दिया हुआ है ये बेसिकली एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर जो आपकी सेमीकंडक्टर या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट में डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पर आपसे पूछा हुआ है कलेक्टर करंट यहाँ पर क्या होगा। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो आपको कलेक्टर करंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल दिया हुआ है, सॉरी कलेक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल दिया हुआ है 8 वोल्ट दिया हुआ है, और साथ ही साथ आपको बोला 0.8 वोल्ट है ना, और आपसे पूछा है कि रेजिस्टेंस जो है 800 ओम है, तो टोटल 8 वोल्ट दिया है, बट आपको कलेक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल दिया हुआ कितना दिया हुआ है 0.8 ओम 8 वोल्ट दिया है। आपसे पूछा है कि करंट बताओ कलेक्टर के अक्रॉस, तो सिंपल अगर अपन करंट की बात करें तो करंट होता है I इज इक्वल टू V/R। ठीक है, बट यहाँ पर हमें किसके अक्रॉस बताना है, कलेक्टर के अक्रॉस करंट बताना है, तो कलेक्टर के अक्रॉस करंट क्या होगा, IC इज इक्वल टू VC अपॉन RC। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो IC क्या है, करंट अक्रॉस कलेक्टर, VC क्या है, पोटेंशियल अक्रॉस कलेक्टर, एंड RC रेजिस्टेंस अक्रॉस कलेक्टर। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, वैल्यू पुट कर दें। देखो वैल्यू पुट करेंगे तो कितना होगा बताओ सर, VC तो हमें कितना गिवन है, VC गिवन है 0.8 वोल्ट है ना, और RC कितना गिवन है, रेजिस्टेंस जो गिवन है 800 ओम गिवन है, तो यहाँ पे 800 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 10 की पावर -3 एम्पियर। कितना हो जाएगा 10 की पावर -3 एम्पियर, और मिली एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर होगा 1 मिली एम्पियर। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका राइट होगा, तो ऑप्शन 3 को आप राइट टिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट सवाल आपको बोला है अ पर्सन सिटिंग इन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग नोटिस थ्रू द विंडो of a height 1.5 meter, a ball dropped from the roof of the building crosses the window 0.1 second. What is the velocity of the ball when it is at the topmost point of the window? देखो बहुत सिंपल सा सवाल है, काइनेमेटिक्स का, मोशन या ग्रेविटी वाले कंसेप्ट का। सवाल में आपको बोला है कि एक बॉल है जिसको ऊपर बिल्डिंग की हाइट से गिराया गया है, और आपसे बोला है कि जब वो बॉल एक विंडो है जिसकी हाइट 1.5 मीटर उसको क्रॉस कर रही है तो उसमें कितना टाइम ले रही है, 0.1 सेकेंड टाइम ले रही है। तो आपसे पूछा है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो बॉल है उसकी स्पीड क्या होगी, जो विंडो की टॉप मोस्ट पॉइंट है। सवाल को समझते हैं। देखो सवाल में क्या बोला है, जैसे सपोज करो एक बिल्डिंग है ना, इस बिल्डिंग की सपोज कुछ हाइट h है, ठीक। अब सपोज हम बात करें कि इस पर एक विंडो है ना, यहाँ पर सपोज एक विंडो है ये बिल्डिंग में है ना, इस बिल्डिंग की जो विंडो गिवन है हमें
इसका जो हमें हाइट गिवन है वो 1.5 मीटर गिवन है, और इसको क्रॉस करने में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है सर, 0.1 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। और हमसे पूछा है कोई ऑब्जर्वर जब इसको ऑब्जर्व कर रहा है वो देख रहा है कि यहाँ पे जो बॉल है वो नीचे जब आ रही है तो यहाँ पर जो इसकी स्पीड होगी u, वो हमें बताना है कि इस पॉइंट पर जो पार्टिकल की रफ्तार है वो क्या होगी, ठीक। तो अगर अपन ध्यान से समझें तो ये सिंपल सवाल है, यहाँ पर हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं। अच्छा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमें पता ही है। तो यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं सर, हम यहाँ पर u फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर अपन यहाँ पर यहीं से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से लिखें तो s की वैल्यू क्या लिखेंगे सर, s की वैल्यू -1.5 लिखेंगे इज इक्वल टू u, क्योंकि वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको क्या लिखेंगे -ut, मतलब माइनस ऑफ u इंटू टी। टाइम आपको कितना दिया हुआ है, 0.1 सेकेंड दिया हुआ, तो यहाँ कितना आ जाएगा सर, 0.1 आ जाएगा, माइनस ऑफ हाफ इंटू जी, जी की वैल्यू 10 पुट कर देता है, इंटू 0.1 का स्क्वायर। अगर पूरी इक्वेशन को हम 0.1 से डिवाइड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, -15 इज इक्वल टू माइनस यू माइनस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 0.1 एक कैंसिल आउट हो गया, 0.5। तो आप ध्यान से अगर इसको समझें तो ये u इधर आ जाएगा, 15 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 15 माइनस 0.5। तो आप ध्यान से देखेंगे तो u की वैल्यू आपके पास आएगी 14.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपके पास दिया हुआ है 2 वो करेक्ट होगा। वो सिंपल सा सवाल था मोशन ऑफ ग्रेविटी का, तो 2 ऑप्शन को राइट टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल आपको दिया हुआ है द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन। मतलब आपको बोला है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसका जो इक्वेशन है वो इस तरह से दिया जाता है, बी वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -7 साइन पाई इंटू 10 की पावर 3x प्लस 3 पाई इंटू 10 की पावर t, और टेस्ला उसे यूनिट दी है। आपको पूछा कैलकुलेट द वेवलेंथ। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, अगर अपन ध्यान से समझे तो हमने जो वेव का इक्वेशन पढ़ा था, तो वेव का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अगर अपन ध्यान से समझें तो ये बहुत बेसिक सा स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसका, वेव का, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। यहाँ पर k क्या है, k वेव नंबर है, और ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो अगर अपन k, आपको यहाँ पर पूछा है वेवलेंथ, ठीक है, तो हमें पता है k इज इक्वल टू क्या होता है, k इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लैम्डा। k इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाई k, है ना। अब सिंपल आपको जो इक्वेशन दिया है ये वेव वाला, इसको आप कंपेयर करोगे किससे, स्टैंडर्ड वेव के इक्वेशन से। तो जब कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि जो k की वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी दी हुई है, पाई इंटू 10 की पावर 3। तो पाई इंटू 10 की पावर 3 यहाँ पर अपन पुट कर देंगे, तो लैम्डा हमारे पास सॉल्व करने पर यहाँ पर आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन पाई इंटू 10 की पावर 3। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया आपके पास 2 इंटू 10 की पावर -3, और यूनिट जो होगा वो आपको टेस्ला में मतलब ऐसा यूनिट दिया है, दैट मीन्स मीटर होगा। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो ऑप्शन 2 हमें यहाँ पर राइट दिखाई देता है, तो 2 ऑप्शन को राइट टिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट सवाल में आपको बोला है द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज 90 सेंटीमीटर एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 120 हर्ट्ज, वेयर शुड इट प्रेस टू प्रोड्यूस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 180 हर्ट्ज। तो वेव ऑन स्ट्रिंग का बेसिक सवाल है कि जब आप स्ट्रिंग को किसी 2 रिजिड सपोर्ट के बीच में आप फिक्स करते हो और आपको पूछा जाए कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, या कहीं और से अगर उसको प्रेस करो तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। तो बहुत सिंपल सा सवाल है कि अगर अपन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है एफ, वो बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, लेंथ के, है ना, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो आपको क्वेश्चन में बोला है कि द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 90 सेंटीमीटर है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 120 सेंटीमीटर, और आपको पूछा है कि अगर आप चाहते हैं कि फ्रीक्वेंसी 180 हर्ट्ज हो जाए तो आप उसको कहाँ से प्रेस करें। तो बेसिकली वो आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो अगर अपन यहाँ से कंपेयर करें तो F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू, यहाँ से लिख सकते हैं L2 अपॉन L1। तो F1 यहाँ पर बेसिकली जो है आपको दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी पहले गिवन है 120, बाद में फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 180 इज इक्वल टू, पहले लेंथ मतलब बाद में आपको लेंथ बतानी है कहाँ से आप प्रेस करें, और L1 आपको क्वेश्चन में गिवन है 90। तो अगर अपन ध्यान से देखो तो यहाँ से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, और 2 से ये 60 टाइम्स, तो जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 60 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट टिक होगा। दैट मीन्स जो स्ट्रिंग है उसको अगर अपन किसी एक फिक्स पॉइंट से 60 सेंटीमीटर पर प्रेस करते हैं तो हमें जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी मिलनी है वो कितनी मिलेगी, 180 हर्ट्ज मिलेगी, ठीक।
राइट टिक करें 2 ऑप्शन को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट सवाल में आपको बोला है द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन व्हेन दे आर सेपरेटेड 1.6 एंगस्ट्रॉम अपार्ट इज। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज दिया है, ठीक है। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो आपसे बहुत सिंपल सा सवाल है कि आपको बोला है कि एक आपके पास इलेक्ट्रॉन है और आपके पास एक प्रोटॉन है जो कि एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर सेपरेट है। इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो दिए 1.6 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा प्रोटॉन है। आपको बोला है कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ जब अट्रैक्शन फोर्स से एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, यहाँ पर जो फोर्स होगा इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा या कूलाम्ब फोर्स होगा, जिसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो लिखा जा सकता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दैट मीन्स के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। एक तो इक्वेशन ये है। दूसरा एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो फोर्स को हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू एम ए। तो दोनों इक्वेशन 1 और 2 को जब आप इक्वेट करेंगे तो आपके पास होगा एम ए इज इक्वल टू, यहाँ से होगा एम ए इज इक्वल टू के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो एम को उधर ट्रांसफर कर दें और सॉल्व कर लें। तो सिंपल आप वैल्यू पुट करके एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो यहाँ क्या हुआ, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू के ई स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ होती है, ठीक है, कांस्टेंट है। ई आपको दिया हुआ है, चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर सेम होगा इसलिए स्क्वायर किया हुआ है। और मास कितना होगा, मास 9 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम और 1.6 इंटू 10⁻⁻10। ये बेसिकली आपको स्क्वायर किया हुआ है किसका, आर का, क्योंकि आपको आर जो गिवन है वो बेसिकली क्या गिवन है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो इसको सॉल्व करने पर आपका ऑप्शन जो है 3 वो करेक्ट होगा। 3 ऑप्शन को आप यहाँ राइट टिक करेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट सवाल में आपको बोला है द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय डी ब्रॉगली, हर्ट्ज, आइंस्टाइन और डेविसन जर्मर। बेसिकली जो वेव नेचर है इलेक्ट्रॉन का थ्योरेटिकल सवाल है कि जो हम बात कर रहे हैं कि कोई भी पार्टिकल का जो नेचर है ना, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको जो डिस्क्राइब किया है वो किसने डिस्क्राइब किया, वो किया डेविसन एंड जर्मन ने। बेसिकली एक डिवाइस होता है डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट में, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन गन से क्या करते हैं, टारगेट पर क्या करते हैं, बम्बार्ड करते हैं, उससे फिर डिटेक्टर जो डिटेक्ट करता है वहाँ पर डिफरेंट रेडिएशन डिटेक्ट करता है। तो वो ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली ये प्रूव करता है कि जो नेचर है इलेक्ट्रॉन का वो वेव। तो इसलिए ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट होगा क्योंकि डेविसन जर्मन ने इस एक्सपेरिमेंट से इसको ऑब्जर्व किया था, ठीक है। तो 4 ऑप्शन राइट टिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल में आपको बोला है 2 solid conductors are made up of same materials, have same length and same resistance. One of them has a circular cross section A1 and other cross section square cross section of area A2. The ratio of A1 A2, मतलब आपको बोला एक तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है और दूसरा क्रॉस सेक्शन आपके पास क्या है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, और आपसे पूछा है कि A1 और A2 का रेशियो क्या होगा। तो अगर अपन बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस जो लिखा जाता है, रेजिस्टेंस विच इज रिटन एज रो एल बाई ए। तो आपको बोला है कि सेम मटेरियल, मतलब रो क्या हो गया, सेम हो गया, है ना। पहली लाइन अगर अपन देखें कि सेम मटेरियल, दैट मीन्स जो रेजिस्टिविटी होगी उनकी सेम होगी। आगे बोला सेम लेंथ, मतलब एल बी क्या हो गया आपके पास, सर एल बी सेम हो गया, ठीक है। आगे बोला है सेम रेजिस्टेंस, मतलब आर बी क्या हो गया, सर आर बी सेम हो गया। तो आप अगर फॉर्मूला ध्यान से देखेंगे तो हर सारी चीज़ें सेम होगी, तो फिर ए जो क्रॉस सेक्शन है वो भी क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। मतलब अगर कोई दूसरा वैल्यू होता फॉर्मूले में जो चेंज हो सकता था तो क्रॉस सेक्शन का जो रेशियो है कुछ हो रहा था, बट क्रॉस सेक्शन डेफिनेटली क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। अब अलग अलग बात है कि सर्कुलर शेप और दूसरा स्क्वायर शेप है ना। एक पहला आपका सर्कुलर शेप है, दूसरा स्क्वायर शेप है। आप बोलोगे सर इनका क्रॉस सेक्शन तो अलग अलग होता है, बट उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। मतलब आप जब इनका क्रॉस सेक्शन निकालो तो जो भी क्रॉस सेक्शन आए वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तभी आपका आंसर क्या होगा, मतलब रेजिस्टेंस और रो और एल सेम हो सकते हैं। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सही होगा। तो ऑप्शन 2 को आप राइट टिक करेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपसे सवाल पूछा हुआ है। सवाल में क्या बोला है, फॉर द सर्किट गिवन बिलो द किरचॉफ लूप रूल फॉर द लूप बी सी डी ई बी इज गिवन बाय द इक्वेशन। आपको बोला है कि बी सी डी ई बी, इस लूप के लिए आपको क्या लिखना है, लूप इक्वेशन लिखना है। बेसिकली केवीएल आपको यहाँ पर लगाना है। बहुत सिंपल सा सवाल है। जब केवीएल आपको सिखाया जाता है तो आपको लूप इक्वेशन लिखना सिखाया जाता है और आपको साइन कन्वेंशन यूज करना सिखाया जाता है कि आप कैसे केवीएल को यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर अपन ध्यान से देखें, हमें जो लूप इक्वेशन लिखना है वो बी सी डी ई बी के लिखने का है।
तो अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बी से स्टार्ट करेंगे। तो लूप इक्वेशन लिखना स्टार्ट करेंगे बी से। तो आप देखो ध्यान से लिखते हैं, देखो लूप इक्वेशन बी से सी, बी से सी अब जब जा रहे हैं तो केवीएल बेसिकली लिखा जाता है किसके लिए, वोल्टेज के लिए। तो आपको सिर्फ क्या लिखना है, वोल्टेज लिखना है, दैट मीन्स आई आर। तो यहाँ पे माइनस ऑफ आई टू आर टू होगा, है ना, करंट की डायरेक्शन में आप लिख रहे हैं तो माइनस ऑफ आई टू आर टू, हायर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल तो माइनस ऑफ ई टू, फिर लोअर टर्मिनल टू हायर टर्मिनल, यहाँ पे क्या होगा बेसिकली ई थ्री होगा, ठीक है। तो ये ई थ्री, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा सर, ई थ्री आ जाएगा, ठीक है। फिर आप आगे ई से जब बी जा रहे हो तो आपने देखा करंट अपोज कर रहा है, करंट अपोज कर रहा है तो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आई थ्री आर वन शुड बी इक्वल टू जीरो। आप जहाँ से चले थे वापस वहीं पहुँच गए, आपने जीरो के इक्वल पुट किया। अब आप ऑप्शन देखो, आप देखेंगे कि आपको कोई ऑप्शन मैच करता हुआ नहीं दिखा रहा जिसमें, अच्छा ये माइनस आई टू आर टू तो है, प्लस ई टू नहीं है, मतलब ई टू का साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो आपने देखा कि फोर्थ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बट आप और एनालिसिस करो, ई थ्री भी यहाँ पर क्या हो रहा है, ई टू और ई थ्री के दोनों के साइन सेम दिखाई दे रहे हैं, मतलब फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन भी गलत हो गया। अब क्या करें, अब ऐसा माइनस आई टू आर टू जैसा तो दिख नहीं रहा, तो इसको क्या करें, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करें, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई टू आर टू माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा ई टू माइनस ई थ्री माइनस आई थ्री आर वन शुड बी इक्वल टू जीरो। तो अब आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन जो है टू यहाँ पर सही दिखाई देगा, तो ऑप्शन टू को आप राइट टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस इफ द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज, मतलब एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बेसिकली क्या होता है, अगर अपन बात करें एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, जैसे कि सपोज करो आपके पास कोई सरफेस है, उसके ऊपर आपने क्या किया, कोई भी लिक्विड या कोई भी दूसरा सब्सटेंस को रखा, ठीक है। तो जैसे कि सपोज इस तरह से ये कोई ड्रॉप है या कोई लिक्विड है, इसको रखा, तो ऐसा करने पर अब एंगल ऑफ कांटेक्ट की अगर अपन बात करें तो एंगल ऑफ कांटेक्ट को हम कैसे लिख सकते हैं सर, एंगल ऑफ कांटेक्ट को लिख सकते हो आप बेसिकली, एंगल ऑफ कांटेक्ट आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, एक तो किस पर, सॉलिड सरफेस जिसके ऊपर वो लिक्विड रखा है, दूसरी टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे किसके ऊपर, जहाँ पर आपने इस पे टेंजेंट बनाओगे, तो इस पे टेंजेंट ऐसे आएगी, तो इनके बीच का जो एंगल होगा ये थीटा बेसिकली क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है ना, ये थीटा आपका होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर लेस देन 90 डिग्री होगा तो कोई भी जो सॉलिड सरफेस जिसके ऊपर रखा है उसको वेट करेगा, बट अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, ये उस सरफेस को वेट नहीं करेगा, दैट मीन्स गीला नहीं करेगा। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर 3 वो करेक्ट होगा, 3 ऑप्शन को आप राइट टिक करें। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है अ पॉइंट मास स्मॉल m is moved in a vertical circle of radius small r with the help of a string. The velocity of the mass is under root 7 gr at a lowest point. The tension in the string at the lowest point is, बहुत आसान सा सवाल है। सर्कुलर मोशन, जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन की हम बात करते हैं तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जैसे सपोज करो कोई पार्टिकल है जो इस सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, जिसका रेडियस सपोज कुछ है r मान लेते हैं, ठीक है, इसका रेडियस r है। तो क्वेश्चन में बोला है कि जब पार्टिकल लोएस्ट पॉइंट पर होगा, लोएस्ट पॉइंट मतलब बिल्कुल नीचे की तरफ होगा, तो जो उसका टेंशन है वो क्या होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर अपन ध्यान से एनालिसिस करें तो लोएस्ट पॉइंट पर जब पार्टिकल होगा उसकी पोजीशन ये होगी, ठीक है। अब यहाँ पर टेंशन हमें बताना है स्ट्रिंग में, मतलब यहाँ पर ये पार्टिकल है, यहाँ पर इसको स्मॉल एम मास मान लेते हैं, तो स्मॉल एम मास है तो इसके ऊपर 2 फोर्सेस होंगे, एक तो ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स होगा, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स होगा, mv² अपॉन r होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर आप ये यहीं से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और दूसरा होगा mg। तो यहाँ से अगर अपन ध्यान से देखें तो t जो होगा, क्या t शुड बी इक्वल टू mg प्लस mv² अपॉन r, t क्या होना चाहिए, mg प्लस mv² अपॉन r, क्यों, क्योंकि लोअर मोस्ट पॉइंट पर जो टेंशन होगा वो mg प्लस mv² अपॉन r ही तो होगा, तो t इज इक्वल टू mg mv। अगर अपन बात करें v की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, अंडर रूट 7gr, तो यहाँ पे अपन पुट कर देंगे अंडर रूट 7gr का होल स्क्वायर अपॉन r, r से r कैंसिल आउट हो गया, तो t इज इक्वल टू mg प्लस 7mg, तो mg प्लस 7mg आपका कितना हो जाएगा सर, mg प्लस 7mg हो जाएगा 8mg। तो ऑप्शन जो 3 होगा वो यहाँ पर सही होगा, तो ऑप्शन 3 को आप राइट टिक करें। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट सवाल में आपको बोला है an object is placed on the principal axis of a concave mirror at a distance of 1.5 f
एफ इज द फोकल लेंथ, द इमेज विल बी एट। बहुत आसान सा सवाल है ऑप्टिक्स का। ऐसा समझ लो कि जब इमेज फॉर्मेशन अपन डिस्कस करते हैं कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर से, तो उसमें जो बहुत बेसिक सा सवाल है कि इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इमेज कहाँ बनेगी। अगर अपन वो रे डायग्राम भी पता है तब भी अपन इसका आंसर दे सकते हैं। तो आपको बोला है कि कॉनकेव मिरर है ना, तो जिस सबका सपोज ऐसा कॉनकेव मिरर है, ठीक। इस कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है सपोज आपको कितनी गिवन है, एफ, है ना, और फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव होगी हमें पता है, ठीक। अब अगर अपन बात करें कि इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर अगर कोई पार्टिकल, मतलब जैसे सपोज इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पर कोई पार्टिकल जो रखा हुआ है कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है, पोल से कितने 1.5 एफ, मतलब 1.5 एफ जो डिस्टेंस होगी वो कहाँ से होगी, बेसिकली आपकी पोल से होगी। तो यहाँ पर जैसे सपोज एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरह से, ये वाली डिस्टेंस आपको कितनी गिवन है, 1.5 गिवन है एफ। तो अगर अपन ध्यान से इसको एनालिसिस करें तो ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो किसके बीच में रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है यू, अगर अपन ध्यान से समझे तो वी और एफ और 2f के बीच में रखा हुआ है। जब भी ऑब्जेक्ट एफ और 2f के बीच में रखा होता है तो इमेज बनती है वो बियॉन्ड 2f बनती है। दैट मीन्स जो ऑप्शन होंगे हमारे पास वो क्या होंगे, 2f से ज़्यादा होंगे। और क्योंकि रियल इमेज बन रही होती है तो नेगेटिव होगा। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो आप वैसे ही इसको आंसर कर सकते हैं। आप पहली बात तो ये समझे कि आंसर 2f से ज़्यादा होगा, तो ये वाला तो गया, ये वाला ऑप्शन भी गया। अब प्लस होगा या माइनस होगा, 2f से ज़्यादा। अब हमें बात करें कि कॉनकेव मिरर में रियल ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज भी रियल बनेगी, तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। तो आप अगर रे डायग्राम आपने बनाया और रे डायग्राम वाले क्वेश्चन आपने किए तो बिना कैलकुलेशन के आप इसका आंसर -3f दे सकते हैं और बिल्कुल सही होगा। अगर कैलकुलेशन से करें तो कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं। आपके पास सिंपल मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f होता है, और u की जगह आप क्या पुट कर देंगे, -1/1.5f। क्यों, क्योंकि नेगेटिव साइन इसलिए रखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है रियल है, तो यहाँ माइनस आ गया, माइनस में इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर v की वैल्यू आई, तो आप देखोगे v की वैल्यू वही आई। तो ऑप्शन से भी आप इसको सिंपल कर सकते थे और आप चाहें तो कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट सवाल में आपको बोला है 3 स्टार्स A, B, C हैव सरफेस टेम्परेचर TA, TB, TC respectively. Star A appears bluish, star B appears reddish and star C yellowish. Hence, आपको बताना है किसका जो टेम्परेचर वो ज़्यादा होगा। सिंपल सा सवाल है। वेन्स डिस्प्लेसमेंट जो लो होता है ना, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लो बोलते हैं लैम्डा, बेसिकली लैम्डा एंड टी का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू वेन्स डिस्प्लेसमेंट लो। जब आप अलग अलग रेडिएशन के लिए बात करते हैं तो रेडिएशन के लिए जो लैम्डा है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल होगा टी के। दैट मीन्स यहाँ से अपन लिख सकते हैं लैम्डा इज इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल होगा टी के। तो सिंपल, आप कलर्स के लिए आपको वेवलेंथ के बारे में पता है, विबग्योर। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है वो किसका होता है, रेड का। मतलब आप जब इस साइड से इस साइड जाते हैं तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसका होगा, रेड का होगा, है ना। फिर ऑरेंज का, फिर येलो का, फिर ग्रीन का, फिर ब्लू का, फिर इंडिगो, फिर वायलेट। तो आपको सिंपल यहाँ पर कमेंट करना है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर में। तो आप देखेंगे कि जिसका सबसे लैम्डा सबसे ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, सबसे कम होगा। तो सिंपल आप कंपेयर करके इसको कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट होगा। तो ऑप्शन 4 को आप राइट टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट सवाल आपको बेसिकली रेडियो एक्टिविटी से सवाल दिया हुआ है। सवाल क्या दिया हुआ है, सवाल में बोला है द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल अंडरगोइंग अल्फा डीके इज 1.4 × 10⁻17 सेकेंड। मतलब हाफ लाइफ आपको गिवन है अल्फा डीके में कितनी गिवन है, 1.4 × 10⁻17 सेकेंड। इफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल इज 2.0 × 10⁻21। तो आपसे पूछा एक्टिविटी ऑफ द सैंपल इज नियरली। बहुत आसान सा सवाल है, आपको एक्टिविटी पूछी है। तो अगर आपको एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लिखनी हो तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, R = लैम्डा × n, है ना। तो अब आपको हाफ लाइफ दी हुई है ना, ये लिखा हुआ है द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल। मतलब हाफ लाइफ गिवन है तो आप उससे क्या फाइंड आउट कर सकते हो, लैम्डा निकाल सकते हो। क्योंकि जो टी हाफ का जो फॉर्मूला होता है, टी हाफ = 0.693 डिवाइड बाई लैम्डा। तो आप इससे लैम्डा निकाल सकते हो। लैम्डा = 0.693 अपॉन टी हाफ, तो लैम्डा आ जाएगा। एन आपको डायरेक्टली गिवन है, दोनों को सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या निकाल लिया, हाफ लाइफ निकाल ली। 0.693 आपको टाइम दिया था हाफ लाइफ का, और एन आपको दिया हुआ 2 × 10⁻21। तो सॉल्व किया तो आर की वैल्यू जो है वो 10⁻4। तो ऑप्शन जो 1 है वो यहाँ पर राइट होगा। तो ऑप्शन 1 को राइट टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट वाले बोला इफ द क्रिटिकल एंगल द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मीडियम टू वैक्यूम इज 45 डिग्री देन द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द मीडियम। देखो TIR का बहुत बेसिक सा सवाल है, ऑप्टिक्स में TIR जो टॉपिक है उससे रिलेटेड बहुत सिंपल सा सवाल है ना। आपको बोला है कि जो एंगल है थीटा सी वो कितना है 45 डिग्री है, तो वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द मीडियम क्रिटिकल एंगल थीटा सी आपको दिया हुआ है 45 डिग्री। तो हमें एक रिलेशन पता है क्या कि साइन थीटा सी क्रिटिकल एंगल के लिए जो रिलेशन होता है साइन थीटा सी इज इक्वल टू क्या होता है सर 1/म्यू होता है। तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं म्यू निकाल सकते हैं, और म्यू निकाल के फिर क्या करोगे c/v के इक्वल पुट करोगे तो आपके पास किसी मीडियम में जो स्पीड होगी v वो आ जाएगी। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो म्यू इज इक्वल टू क्या होगा सर, म्यू इज इक्वल टू 1/sin थीटा सी, दैट मीन साइन 45 डिग्री। और साइन 45 कितना होता है सर √2 होता है, 1/√2 तो ऊपर जा जाके क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो म्यू अपने पास √2 आ गया, तो म्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, √2 इज इक्वल टू सी, सी होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो v की वैल्यू कैलकुलेट होकर क्या आएगी सर, v की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी 3/√2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर अपन ध्यान से देखें तो ऑप्शन जो हमारे पास 2 दिया हुआ है वो यहाँ पर करेक्ट होगा, तो 2 ऑप्शन को आप राइट टिक करेंगे। सवाल में आपको बोला है अ व्हील विद 20 मेटेलिक स्पोक्स ईच 1 मीटर लॉन्ग इज रोटेटेड विद द स्पीड ऑफ 120 rpm इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.4 g, मतलब यहाँ पे गाउस आपको दी हुई यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की, और 1 गाउस इज इक्वल टू द 10⁻⁻4 टेस्ला। आगे बोला द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एक्सल एंड द रिम ऑफ द व्हील विल बी। देखो EMI का एक अच्छा सवाल यहाँ पर पूछा हुआ है। EMI में आपसे सिंपल अगर अपन बात करें इस सवाल को डिस्कस करने से पहले अगर अपन EMI का एक बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करें कि सपोज आपके पास एक रोटेटिंग रोड है ना, एक रोटेटिंग रोड है और उसको यहाँ से आपने क्या किया हुआ है हिंज किया हुआ है, और आप उसको क्या कर रहे हो एक मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या है कांस्टेंट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और वो क्या है परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। मैंने मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो सपोज इनसाइड द प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है, इस तरह से। तो इसके लिए अगर मैं इसके 2 पॉइंट्स जैसे सपोज करूँ यहाँ पर कोई पॉइंट A और यहाँ पर कोई पॉइंट B, तो A और B पॉइंट के बीच का EMF अगर आपसे पूछूं तो वो EMF कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो उस EMF की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अगर अपन इसको ऐसे ओमेगा से अगर रोटेट कर रहे हैं तो ओमेगा से रोटेट करने पर जो EMF इंड्यूस्ड होगा किसके बीच में A और B के बीच में, तो वो EMF कितना होगा वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर EMF कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हैं सर, x पे जाके dx एक एलिमेंट लेते हैं, उस एलिमेंट के लिए हम क्या लिखते हैं EMF लिखते हैं और फिर इसको इंटीग्रेट करके फाइनल EMF निकालते हैं। तो EMF की अगर अपन बात करें EMF एट AB, मतलब AB जो रोड है रोटेटिंग रोड है, जब आप मैग्नेटिक फील्ड में इसको घुमा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इससे EMF इंड्यूस्ड होता है उस EMF की जो वैल्यू होती है वो होती है B⍵L²/2। क्या होती है B⍵L²/2। बेसिकली B यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है, L लेंथ होती है और आपके पास यहाँ पे 2 होता है, ठीक है। तो अगर अपन बात करें कि आप इसको इस तरह से घुमा रहे हैं, जबकि आपको सवाल में क्या बोला है अ व्हील ऑफ 20 मेटेलिक स्पोक, मतलब मेटेलिक स्पोक है, मतलब व्हील है जिसमें 20 मेटेलिक स्पोक है और सबकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि EMF बिटवीन द एक्सल एंड द रिम ऑफ द व्हील, मतलब अगर अपन ध्यान से समझे तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, मतलब आपके पास व्हील कुछ ऐसा है, ठीक है, और उसमें आपको दिए हुए 20 स्पोक्स, मतलब जो स्पोक्स दिए हुए हैं सपोज इस तरह से दिए हुए है ना, तो ऐसे कितने टोटल 20 स्पोक्स है। और आपको यहाँ जो एक्सेल है, मतलब एक्सेल जो होगा व्हील का वो ये होगा एक्सेल और रिम, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का आपसे क्या पूछा है EMF पूछा है। सपोज इस पॉइंट को A नाम दो, इस पॉइंट को B नाम दो, तो A और B के बीच का EMF पूछा है। अब ये 20 स्पोक्स हो या 50 स्पोक्स हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यों, क्योंकि अगर अपन बात करें कि जब रोटेटिंग रोड को अब अपन क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घुमा रहे हैं, तो जो 2 पॉइंट है, एक तो A पॉइंट और B पॉइंट, A पॉइंट का है उसके सेंटर पे और B पॉइंट का है उसकी रिम पर है, दैट मीन्स जो EMF होगा वो सेम होगा। आप चाहे तो अगर मैं यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ बनाऊँ, ठीक है, तो सर्कुलर पाथ पर हर पॉइंट पर अगर मैं ये इस पॉइंट को नाम दूँ C, तो A और C के बीच में जब आप EMF कैलकुलेट करोगे, अगर दूसरी रोड यहाँ पर है उसके लिए भी कैलकुलेट करोगे तब भी क्या आएगा आंसर सेम आएगा। दैट मीन्स इस डिस्टेंस पर, मतलब जो रेडियस बना रही है उस डिस्टेंस पर हर पॉइंट पर EMF की वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी। दैट मीन्स अगर अपन इस रोड है ऐसी बहुत सारी इनफाइनाइट रोड ऐसे यहाँ पर बना दे तो एक कंप्लीट डिस्क बन जाएगी, डिस्क बन जाएगी। तो डिस्क के लिए भी एक्सिस पर
जिस पर आप उसको रोटेट कर रहे हैं और रिम के वो पॉइंट पर जहाँ पर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो, दोनों पॉइंट पर जो ईएमएफ आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। वो डिपेंड नहीं कर रहा है कि कितने मेटेलिक स्पोक हैं, ठीक है। तो सिंपल हमें यहाँ पर ईएमएफ कैलकुलेट करना है। तो ईएमएफ निकालने के लिए जो फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। बी मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है 0.4 गाउस, और गाउस को आपको किस में कन्वर्ट करना है, टेस्ला में, क्योंकि 10⁻⁻⁴ टेस्ला आप ऐसा यूनिट में वोल्ट में आंसर दिए हुए, ठीक है। कन्वर्ट कर लेंगे, बी की वैल्यू डाल दोगे। ओमेगा, देखो ओमेगा भी आपको किस में गिवन है, रेडियन पर, सॉरी रिवॉल्यूशन पर मिनट में दिया हुआ है, तो रेडियन पर सेकंड में चेंज करने के लिए इसको क्या करोगे सर, इसको 2π/60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और रेडियन पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। एल लेंथ आपको दी हुई है 1 मीटर, क्योंकि रेडियस जो है 1 मीटर होगी, क्योंकि हर स्पोक की जो लेंथ है 1 मीटर है, तो रेडियस ही होगी बेसिकली वो, ठीक है। ये सारी वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास क्या निकल जाएगा, ईएमएफ निकल जाएगा। तो मेन जो कंसेप्ट है इस सवाल का वो ये है कि एक्सेल ऑफ द टायर और रिम, इनके बीच में जो ईएमएफ है वो हमेशा क्या रहेगा, हर पॉइंट पर कांस्टेंट रहेगा। तो आप ये फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो कैलकुलेशन क्या हुआ, बी और ओमेगा, ओमेगा को क्या लिखा हुआ है बेसिकली, ये 2π/60 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, और आर स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन जो 1 है यहाँ पर वो राइट होगा। तो ऑप्शन 1 को आप राइट टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट सवाल में आपको बोला है एन आइडियल गैस इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज P इज इक्वल टू रो आर टी अपॉन एम नोट, वेयर रो एंड एम नोट आर रेस्पेक्टिवली। अगर अपन आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें तो आइडियल गैस इक्वेशन को बेसिकली आप लिख सकते हो PV इज इक्वल टू NRT, है ना। अब n यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स को अगर अपन मास की टर्म में लिखें तो इसको लिख सकते हैं m अपॉन कैपिटल M नोट इंटू RT, और m अपॉन v बेसिकली रो हो जाएगा, तो यहाँ से P इज इक्वल टू रो RT अपॉन M नोट। ये इक्वेशन जो हमें गिवन है वो कुछ इस तरह से होता है ना। तो आपसे ये पूछा है कि इसमें रो जो और रो है और m नोट जो है वो क्या है। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो रो तो क्या हो गया, रो सिंपल मास डेंसिटी हो गया, ठीक है। तो रो को अपन लिख सकते हैं कि सर रो तो मास डेंसिटी होगा, क्योंकि जो भी आपको एलिमेंट दिया है उसकी मास डेंसिटी क्या है वो रो होगी। आप बात करें एम नोट की, तो एम नोट बेसिकली क्या होगा, मोलर मास होगा, जिस पे एटम की हम बात करें उसका मोलर मास होगा। तो ऑप्शन जो 3 है वो यहाँ पर करेक्ट होगा, तो ऑप्शन 3 को अपन राइट टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल मैं आपको बोला द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल विद रेडियल डिस्टेंस, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज मेटलिक थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज गिवन बाय द ग्राफ। मतलब आपको कैपिटल आर आपको रेडियस गिवन है, मतलब आपको स्फेरिकल शेल गिवन है ना। स्फेरिकल शेल कैसा गिवन है, ऐसा। इसकी रेडियस आपको कितनी गिवन है सर, इसकी रेडियस आर गिवन है। तो इसके सेंटर से आपको बाहर तक कैलकुलेट करना है कि जो आपका पोटेंशियल होगा वो किस तरह से डिपेंड कर रहा है। तो पोटेंशियल के लिए जो अपन बात करें तो पोटेंशियल का जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो होता है V इज इक्वल टू KQ अपॉन R, ठीक है। और हमें एक बात और पता है कि इनसाइड द स्फेरिकल शेल जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है। दैट मीन्स इनसाइड तो पोटेंशियल R पे डिपेंड नहीं करेगा। दैट मीन्स इनसाइड द शेल आपका ग्राफ कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। उसके बाद अगर अपन बात करें, अगर R की वैल्यू क्या है, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R है, मतलब स्मॉल r की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन R है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में V इज इक्वल टू होगा KQ बाई स्मॉल r। तो आप देखोगे कि V जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R के। तो जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो ऑप्शन अपन चेक करें, किस ऑप्शन में हमें सबसे पहले कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, 2 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो 2 ऑप्शन करेक्ट होगा। कांस्टेंट फिर उसके बाद इस तरह से डिक्रीज हो रहा है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आसान सा सवाल है, ग्राफ बनाए जाते हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट सवाल में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट की बात कर रहा है। यूनिवर्सल गेट 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है आपका नैंड गेट और दूसरा होता है नॉर गेट। ये 2 जो गेट हैं बेसिकली आपके यूनिवर्सल गेट होते हैं, है ना। मतलब बहुत बेसिक सा सवाल है लॉजिक गेट से रिलेटेड कि नॉर गेट और नैंड गेट जो होते हैं यूनिवर्सल गेट होते हैं। इनकी हेल्प से हम दूसरे गेट्स को डिफाइन कर सकते हैं या उनको एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास 2 बेसिक गेट्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप बहुत सारे कॉम्प्लिकेट और भी गेट्स डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो नैंड गेट से अगर अपन बात करें दूसरे गेट्स कैसे डिजाइन होते हैं, जैसे कि अपन बात करें नॉट गेट। नॉट गेट कुछ ऐसा होता है ना। अब नैंड गेट से नॉट गेट कैसे बनेगा, मतलब नैंड गेट में जो आपके पास ऐसा कुछ है ना, ऐसा इसका वो होता है कॉन्फ़िगरेशन,
तो अगर अपन यहाँ पर इनपुट जो है वो सेम इनपुट दें, मतलब दोनों एंड में, अगर नैंड गेट में अपन क्या करें, नैंड गेट में दोनों इनपुट क्या दे दें सेम, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा यहाँ पे आउटपुट वाई, वो जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, नॉट गेट जैसा, नॉट गेट जैसा। मतलब जैसे सपोज आपने 1 इनपुट दिया तो आउटपुट क्या मिल रहा है 0, आउटपुट क्या मिल रहा है 0। या इसका उल्टा आपने इनपुट 0 दिया तो आपको आउटपुट क्या मिलना चाहिए 1। ये नॉट गेट का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब नैंड गेट से इसको कैसे बना रहे हैं, देखिए नैंड गेट से इसलिए बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं कि जैसे आपने दोनों नैंड गेट के लिए अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूं तो y इज इक्वल टू 8 डॉट बी बार होगा। तो अगर अपन ने 1 और 1 दिया, यहाँ पे 1 यहाँ 1, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, 1 का उल्टा कितना हो जाएगा 0। तो जब आपने 1 दिया तो क्या मिला 0 मिला, इसका उल्टा 0 0, उससे आपको क्या मिलेगा 1। तो एंड गेट से आप सॉरी नैंड गेट से आपने क्या बनाया नॉट गेट, मतलब ये जो नैंड गेट है दिस इज इक्विवेलेंट टू नॉट गेट। और सिमिलरली आप दूसरे गेट से बना सकते हैं, जैसे मैं दूसरा बात करूं एंड गेट। तो अगर आपके पास इस तरह का नैंड गेट है, दो नैंड गेट के कॉम्बिनेशन से आप क्या बना सकते हो, ये बना सकते हो आपका एंड गेट। अगर कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है, आप दो अलग अलग इनपुट दे रहे हो यहाँ से ए और बी, तो जो आपको यहाँ से आउटपुट मिलेगा वो आपको बिल्कुल वैसे आउटपुट मिलेगा जो कि आपको एंड गेट में मिलता है। दैट मीन्स ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये बेसिकली आपका कौन सा गेट होगा एंड गेट, जो कि इस तरह से बनता है ना। इसमें आपको आउटपुट जो मिलेगा वो इक्विवेलेंट मिलेगा, जो कि आप ये दो नैंड गेट के कॉम्बिनेशन से बना रहे हैं। आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ए और बी दो अलग अलग इनपुट्स आपने दिए, उससे फिर नैंड हुआ, और फिर नैंड गेट में जो आपको यहाँ पर आउटपुट मिला उसको आपने दोनों में कॉमन सेम दे दिया। तो आपके पास जो ट्रुथ टेबल आएगी वो किसके जैसे आएगी, एंड गेट जैसे आएगी। दैट मीन्स नैंड गेट के कॉम्बिनेशन से आपने क्या बना दिया एंड गेट। तो इसलिए नैंड गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट बोला जाता है। तो ऑप्शन जो यहाँ पर होगा 3, उसको 3 ऑप्शन को आप राइट टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला द पीवी डायग्राम फॉर एन आइडियल गैस इन अ पिस्टन सिलेंडर असेंबली अंडरगोइंग अ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस इज शोन इन द फिगर। द प्रोसेस इज, बेसिकली जो सवाल है केटीजी से पूछा हुआ सवाल है। मतलब सिंपल सा आपको पीवी इंडिकेटर डायग्राम पढ़ाया जाता है और वहाँ पे आपको अलग अलग प्रोसेस पढ़ाए जाते हैं, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, ये प्रोसेस पढ़ाए जाते हैं। तो उन प्रोसेस में आप जब ध्यान से देखेंगे तो ग्राफ बहुत सिंपल सा ग्राफ पी और वी के बीच में ग्राफ है। तो आप देख पा रहे हो कि जो पी है उसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। मतलब बहुत सिंपल सा सवाल है कि पी की वैल्यू कांस्टेंट है। अब पी की वैल्यू जब कांस्टेंट होती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा 3 वो करेक्ट होगा। सिंपल सा सवाल है, पीवी इंडिकेटर एग्जाम से आपने एनालिसिस करके देखते ही बता दिया कि ये वाला आइसोबैरिक प्रोसेस होगा। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला द पावर ऑफ बायोकॉन्वेक्स लेंस इज 10 डायोप्टर एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस इज 10 सेंटीमीटर, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज, है ना। बहुत सिंपल सा सवाल है, आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल पूछा है। तो अगर अपन लेंस के लिए जो लेंस मेकर फॉर्मूला होता है वो अगर अपन लिखें तो 1/f इज इक्वल टू, ये होता है म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग -1, और ये होता है 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक, तो अगर अपन ध्यान से देखें तो हमें 1/f क्या दिया हुआ है, पावर दी हुई है, कितनी डायोप्टर 10 डायोप्टर। ठीक है, हमसे म्यू ऑफ लेंस पूछा हुआ है, ये तो हमें फाइंड आउट करना है। म्यू ऑफ सराउंडिंग कितना होगा, सर कुछ नहीं दिया तो एयर मानते हैं, और म्यू ऑफ सराउंडिंग कितना लिख लेंगे 1 लिख लेंगे। 1/r1 माइनस 1/r2, ये वाला जो हो जाएगा बेसिकली 2/r हो जाएगा, क्योंकि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। तो दोनों जो बायो कॉन्वेक्स लेंस या इक्वी कॉन्वेक्स लेंस दोनों के लिए क्या होगी, रेडियस सेम होगी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बेसिकली 2/r हो जाएगा। तो यहाँ से आप पावर आपको गिवन है, मतलब ये आपको गिवन है पावर, म्यू ऑफ लेंस फाइंड आउट करना है, म्यू सराउंडिंग 1, सारी वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू ऑफ लेंस आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कैलकुलेट कैसे किया हुआ, पावर निकाल ली पहले, सिंपल। ये फॉर्मूला जो आया ये बेसिकली उसी से आया, किससे, जो लेंस वाला फॉर्मूला है 1/f, तो वहाँ से आपने क्या निकाल लिया, म्यू की वैल्यू निकाल ली। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर 4 करेक्ट होगा, ऑप्शन 4 को आप राइट टिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस सवाल में आपको बेसिकली बोला है क्या कि एक सेमीकंडक्टर आपके पास है, और सेमीकंडक्टर जो आपको दिया हुआ है वो कैसा दिया हुआ है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दिया हुआ है। उसको एन टाइप इम्प्योरिटी ऐड करके कैसा सेमीकंडक्टर बनाया जाता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो एन टाइप इम्प्योरिटी कौन सी होगी। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब ये तो आपका कैसा सेमीकंडक्टर होता है, प्योर सेमीकंडक्टर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके क्या होते हैं,
सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स होते हैं, जर्मेनियम सिलिकॉन होते हैं, बट अगर आप उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ये इनकी कंडक्टिविटी बहुत पुअर होती है, इसलिए आप क्या करते हो, कंडक्टिविटी बढ़ाना है तो आप क्या करते हो, डॉपिंग करते हो, किसकी, इम्प्योरिटी को डॉपिंग करते हो, ठीक है। अब एन टाइप इम्प्योरिटी को डॉप करने से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से क्या होगा, कंडक्शन में हेल्प होगी। तो आपको बताना है कि जो एन टाइप इम्प्योरिटी ऐड की वो क्या होगी, है ना। तो अगर अपन बात करें एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। तो अगर अपन देखें तो फॉस्फोरस जो है ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती है। कैसी इम्प्योरिटी होती है, पेंटावेलेंट, है ना। तो इसके लिए बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो क्या कर देंगे, जर्मेनियम या सिलिकॉन से क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन फ्री बचेगा। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जो होगी एन टाइप सेमीकंडक्टर में वो होगी फॉस्फोरस। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 1 को आप राइट टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, अ बैरोमीटर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ लिक्विड, इसकी डेंसिटी आपको गिवन है 760 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम व्हेन अ मर्करी बैरोमीटर रीच 76 सेंटीमीटर। तो अगर अपन ध्यान से एनालिसिस करें, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है बैरोमीटर से रिलेटेड फ्लूइड मैकेनिक्स का सवाल है और स्टैटिक्स से सवाल है। फ्लूइड में आप एक बैरोमीटर एक डिवाइस होती है जिससे हम क्या यूज़ करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं, ठीक है। बैरोमीटर में क्या होता है, बेसिकली एक लिक्विड होता है, मतलब एक कंटेनर होता है जिसके अंदर क्या फिलअप होता है, लिक्विड फिलअप होता है, ठीक है। जैसे कंटेनर है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, ये लिक्विड फिलअप है, ठीक है। अब आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना है, तो जो लिक्विड फिलअप है इसके ऊपर आप क्या करते हो, एक ट्यूब होती है जिस ट्यूब के अंदर क्या करते हो, लिक्विड को फिल करके इसके ऊपर इन्वर्टेड रख देते हो, है ना। इन्वर्टेड ट्यूब को इसके ऊपर रखने के बाद आप क्या करते हो कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पर, जैसे ए पॉइंट और बी पॉइंट, दोनों जगह पर प्रेशर की वैल्यू को क्या करते हो, कंपेयर करते हो, और प्रेशर की वैल्यू को कंपेयर करके आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बताते हो। मतलब बेसिकली ए पॉइंट और बी पॉइंट पर प्रेशर क्यों इक्वल होगा, क्योंकि सेम हाइट पर प्रेशर सेम होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी लिक्विड आपने फिलअप किया हुआ है वो लिक्विड की जो भी हाइट एच है उससे आप कंपेयर करते हो पी बी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको बताना है, तो आप इस तरह से बैरोमीटर से आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। बट जनरल केस में हम बैरोमीटर में जो यूज़ करते हैं वो मरकरी यूज़ करते हैं। अब मरकरी क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि मरकरी जो रेस्पॉन्स होती है, मरकरी का जो रेस्पॉन्स होता है वो एफिशिएंस होता है, मतलब वो जल्दी रेस्पॉन्ड करती है। वहाँ पर एक्सपेंशन और थर्मल एक्सपेंशन जो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो ज़्यादा होती है, जल्दी से एक्सपैंड हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम मरकरी यूज़ करते हैं। बट सवाल में बोला है कि बैरोमीटर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ लिक्विड, मतलब कोई दूसरे लिक्विड को अगर बैरोमीटर में यूज़ करें तो कितनी हाइट पर वो 76 सेंटीमीटर होगा एच जी के। मतलब नॉर्मल जो आपको सिचुएशन होती है, स्टैंडर्ड सिचुएशन जिसमें क्या फिलअप होता है, मरकरी फिलअप होता है। मतलब एक नॉर्मल सिचुएशन जिसमें आपके पास क्या बराबर है, मरकरी फिलअप है, मतलब यहाँ पर ये एच जी है ना, और आपने एक ट्यूब को रखा हुआ है इन्वर्टेड और यहाँ पर आपका मरकरी फिलअप है। तो इसका 76 सेंटीमीटर मरकरी का उस लिक्विड के कितने हाइट के इक्वल होगा, कि आंसर क्या है, दोनों से एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है। तो सिंपल आपको दोनों कंडीशन के लिए क्या करना है, कंपेयर करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो प्रेशर जो लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, रो जी एच। तो दोनों कंडीशन में आप, एक कंडीशन में तो रो की वैल्यू आप रो लिक्विड लिखोगे, जी तो दोनों जगह सेम होगा, एच एक जगह मरकरी के लिए लिखोगे और दूसरा दूसरे के। तो सॉल्व कर लेंगे इसको वैल्यू पुट करके। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, ये आपने मरकरी के लिए लिखा हुआ है एज ए स्टैंडर्ड, और ये किसी लिक्विड के लिए। मैं मान लिया कि लिक्विड की सपोज हाइट कितनी है, एच, जो वहाँ पर वो सेटल्ड हो रहा है, तो एच यहाँ से कैलकुलेट होकर आ रहा है 13.6 मीटर। तो ऑप्शन 2 जो होगा वहाँ पर सही होगा। तो ऑप्शन 2 को आप राइट टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट सवाल में बोला है, वायर ऑफ लेंथ एल मीटर कैरिंग अ करंट ऑफ आई एम्पियर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। मतलब मैग्नेटिज्म का सवाल है, मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है। तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इज इक्वल टू आई इंटू ए, एम इज इक्वल टू आई इंटू ए। आई यहाँ पर करंट होता है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। बेसिकली अगर अपन बात करें कि कोई सर्कुलर लूप है ना, एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी दी हुई थी, एल लेंथ दी हुई थी, और उसको किस में कन्वर्ट कर लिया आपने, एक सर्कुलर सर्कल में। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो इसकी रेडियस अगर आर है तो 2 पाई आर बेसिकली किसके इक्वल होगा सर, 2 पाई आर बेसिकली एल के इक्वल होगा। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, एल अपॉन 2 पाई हो जाएगा। अब हमें मैग्नेटिक मोमेंट बताना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट तो आई इंटू ए होगा।
अब आई की वैल्यू तो क्वेश्चन में आई गिवन है, करंट तो आई की फॉर्म में गिवन है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या पाई आर स्क्वायर होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर क्या इसका स्क्वायर होगा, तो एल स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर। तो आप देखोगे तो आपके पास आई पाई एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, तो ऑप्शन जो होगा पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे पाई बचेगा, तो ऑप्शन 4 जो होगा यहाँ पर राइट होगा, तो ऑप्शन 4 को आप राइट टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड सेपरेशन डी has air in between the plates. Now an insulating slab of area but thickness d by 2 is inserted between the plates as shown in the figure. Having dielectric constant K is equal to 4, the ratio of knee capacitance to the original capacitance. देखो कैपेसिटर का बहुत बेसिक सा सवाल है। कैपेसिटर के लिए अपन जो कैपेसिटेंस लिखते हैं नॉर्मल कंडीशन में, अगर अपन बात करें कि सिर्फ बीच में एयर है तो उस कंडीशन में कैपेसिटेंस होती है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये तो नॉर्मल सिचुएशन होगी कि जब एयर है, कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम बीच में नहीं है ना। बट आपको क्वेश्चन बोला है कि अगर ये इंसर्ट कर दे तो इसको इक्वेशन 1 बोले, क्योंकि बेसिकली हमें कैपेसिटेंस जो चाहिए ओरिजिनल वो किसकी टर्म में चाहिए, रेशो पूछा है बेसिकली। तो रेशो मतलब एयर और दूसरा मीडियम इंसर्ट करने के बाद जो कैपेसिटेंस होगा उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो कैपेसिटेंस मीडियम इंसर्ट करने के बाद अगर अपन डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं तो सी के इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। बेसिकली जो फॉर्मूला होता है ये किसके लिए होता है, डाइलेक्ट्रिक के लिए। जब आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं किसी, उसकी थिकनेस टी है, तो उस कंडीशन में कैपेसिटेंस जो लिखा जाता है वो एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के लिखा जा सकता है ना। के यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, टी थिकनेस है। अब बेसिकली आपको रेशियो फाइंड आउट करना है किसका, द रेशियो ऑफ नी कैपेसिटेंस टू ओरिजिनल, मतलब इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1 करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1 और वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास रेशो आ जाएगा। ठीक है, देखो सॉल्व किया हुआ है इसको न्यूमेरिकली, ये सिंपल आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है ना, आपको दिया हुआ था जो, और आपने फिर रेशो निकाला तो वो आपके पास कैलकुलेट होकर कितना है 8/5। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट होगा, तो ऑप्शन 2 को आप राइट टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला व्हाट इज द डेप्थ एट विच द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1/9 टाइम्स द वैल्यू ऑफ दैट द अर्थ ऑफ द सरफेस। मतलब ग्रेविटेशन का आसान सा सवाल है। आपसे सवाल में बोला है कि किस हाइट पर g की वैल्यू 1/n टाइम्स होगी सरफेस से। ठीक है, तो अगर अपन डेप्थ के लिए बात करें तो डेप्थ पर ग्रेविटी के लिए जी डी इज इक्वल टू जो फॉर्मूला लिखा जा सकता है वो g 1 - d/r लिखा जाता है ना। अब हमसे बेसिकली इस क्वेश्चन में d पूछा है कि d की वैल्यू क्या होगी जब g की वैल्यू g/n हो जाए। तो g एट डेप्थ n हमको कितना गिवन है, g/n इज इक्वल टू g 1 - d/r। इसको सॉल्व करके हम d की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1/n इज इक्वल टू 1 - d/r। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करेंगे d/r को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो d/r इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 - ऑफ 1/n, तो ये हो जाएगा n - 1/n है ना। तो बेसिकली आपको जो चाहिए वो क्या चाहिए सर, हमें d चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से d की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। ठीक, तो d की वैल्यू सॉल्व होने के बाद जो ऑप्शन आएगा अपने पास 2 ऑप्शन सही होगा ना। मतलब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो ऑप्शन आएगा 2 वो सही होगा, क्योंकि 1 - n एलसीएम ले लोगे n 1/n इंटू r ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऑप्शन आपके पास आएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 को राइट टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट सवाल में आपको बोला टाइम इंटरवल्स मेजर्ड बाय अ क्लॉक गिव द फॉलोइंग रीडिंग्स 1.25 सेकंड, 1.24 सेकंड, 1.27 सेकंड, 1.21 सेकंड एंड 1.28 सेकंड। व्हाट इज द परसेंटेज रिलेटिव एरर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। आपसे परसेंटेज रिलेटिव एरर ऑफ द ऑब्जर्वेशन पूछा हुआ है। ठीक है, अब ये एरर निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी मीन एरर वो निकालनी पड़ेगी। मतलब जो रीडिंग आपको दी हुई है उसकी मीन रीडिंग क्या होगी। मीन रीडिंग फाइंड आउट करके हर किसी का डिफरेंस जब फाइंड आउट करेंगे तो उससे फिर हम परसेंटेज एरर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो मीन एरर बेसिकली क्या हो जाएगा, मीन एरर बेसिकली जो आपको सारी रीडिंग्स दी हुई है उसको ऐड करके आप क्या करोगे 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, मीन एरर आएगा। ठीक है, अब मीन एरर आने के बाद आप क्या करोगे, हर रीडिंग को उस एरर में से सब्ट्रैक्ट करके ऐड करके फिर से 5 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आएगी एरर है ना। और फिर परसेंटेज निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकली देखो कैसे सॉल्व किया हुआ है। मीन ऑब्जर्वेशन एरर जो मीन रीडिंग निकाली हुई वो आ रही 1.25 सेकेंड। अब 1.25 सेकेंड को हर रीडिंग में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब यहाँ मैग्नीट्यूड लिखा जा सकता है बेसिकली, मतलब आपको मैग्नीट्यूड लिखना है ना, साइन के साथ नहीं लिखना है।
तो 1.25 माइनस 1.25 0, 1.25 माइनस 1.24 0.01, 1.25 माइनस 1.27 0.02, 1.25 ये 0 पॉइंट, इस तरह से अपने पास जो आएगा ये मीन एरर आ गई। अब परसेंटेज मीन एरर निकालनी है तो क्या करोगे, डिवाइड बाई जो इसका वो आ रहा था अपना इंटू 100, उससे आपके पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगी। तो आंसर आपका आएगा 1.6%, जो कि ऑप्शन 4 में दिया है। तो ऑप्शन 4 को राइट टिक करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट सवाल बोला है 3 आइडेंटिकल स्क्वायर्स ईच ऑफ मास कैपिटल एम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विद mutually perpendicular sides equal of 2 meter, see figure, taking the point of intersection of the two mutually perpendicular sides as the origin, find the position vector of the center of mass। तो सिंपल सा सवाल है सेंटर ऑफ मास का। बेसिकली सेंटर ऑफ मास में आप एक्सियम और वाईसीएम निकाल के क्या निकाल सकते हैं, किसी भी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली एक्सियम के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करोगे, वो एक्सियम के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे सर, एक्सियम इज इक्वल टू होगा m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अब अगर आप ध्यान से देखें तो तीनों जो मासेस हैं वो सेम है, तो नीचे तो 3m आ जाएगा। और आप ध्यान से देखें तो इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ये बेसिकली ये लेंथ जो दी हुई है, ये लेंथ कितनी दी हुई है 2 मीटर, दैट मीन्स 2,0, मतलब कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2,0। बाकी जो दूसरा पार्टिकल है वो कौन से एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है, तो सिर्फ आपके पास एक ही कोऑर्डिनेट आएगा, मतलब यहाँ पर ये दो टर्म्स तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, सिर्फ एक टर्म बचेगी। ठीक है, तो एक्सियम और वाईसीएम यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करेंगे। एक्सियम वाईसीएम आ जाएगा तो फिर आप पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखेंगे सर, पोजीशन वेक्टर लिखा जा सकता है आर इज इक्वल टू एक्स आई केप प्लस वाई जे केप, है ना। तो सिंपल एक्स और वाई जो ये आपके पास आएगा, एक्सियम आएगा, वाईसीएम आएगा, उसको यहाँ पुट करके फिर आप पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन 3 है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। देखो एक्सियम निकाला हुआ है m इंटू जीरो प्लस m इंटू टू प्लस m इंटू जीरो। जीरो जीरो क्यों लिखा दो को, क्योंकि सिर्फ एक ही पार्टिकल का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस में है जो कि 2 है, बाकी दो कोऑर्डिनेट 0 है एक्स एक्सिस में। इसी तरह से वाईसीएम जो निकाला तो वो भी 2/3 है, फिर पोजीशन वेक्टर की वैल्यू वहाँ पर कैलकुलेट की। तो ऑप्शन जो 3 है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ऑप्शन 3 को आप राइट टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट सवाल में आपको बोला द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फॉर द मेश शोन इन द फिगर। देखो बहुत आसान सा सवाल है, आपको ए और बी के बीच में क्या पूछा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा हुआ है। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, तो इनके बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। तो सबसे पहले आपने देखा कि जो सर्किट है उसमें ये दोनों जो रेजिस्टेंस है ये आपस में किस में दिखाई दे रहे हैं, आपको सीरीज में दिखाई दे रहे हैं। सीरीज में दिखाई दे रहे हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या 12 होगा। 12 और 6 फिर आपस में क्या होंगे सर, ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। तो 12 और 6 का जो पैरेलल बनेगा तो वो हो जाएगा 12 इंटू 6 डिवाइड बाई 12 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 72 डिवाइड बाई 18, है ना। तो ये कितना हो जाएगा सर 4 ओम हो जाएगा। दैट मीन्स अब आपके पास जो सर्किट होगा वो कुछ उसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा, है ना। ये आपका 4 ओम आ गया, ये आपका 4 ओम आ गया और ये आपका 8 ओम आ गया। तो अगर अपन ध्यान से देखें 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 16 ओम। तो ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट होगा। दैट मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा 16 ओम हो जाएगा। तो आप ऑप्शन 2 को राइट टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट सवाल में बोला है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द ट्रॉली सिस्टम शोन इन द फिगर। द कोएफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सर्फेस इज 0.05 और जी आपको दिया हुआ है, मास ऑफ स्ट्रिंग नेग्लिजिबल है और फ्रिक्शन है। ठीक है, बस यही फ्रिक्शन है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर अपन ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक्सेलरेशन पूछा है। तो इस तरह के सवाल एनएलएम का सिंपल सा सवाल है। एनएलएम में अगर अपन जब भी सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना होता है तो ए ऑफ सिस्टम हम लिखते हैं, ए ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू नेट फोर्स ऑन नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम इसको एक सिस्टम मान के सोल्व कर सकते हैं। तो अगर अपन सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स देखें तो आप देखो सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है सर, एक तो इधर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ 20 न्यूटन। भाई 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक पर जो एम है विच बिहेव्स एज एक्सटर्नल फोर्स, तो 20 न्यूटन नीचे की तरफ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। और दूसरा ये फ्रिक्शन जो है, यहाँ पर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ये क्या कर रहा होगा इस 20 न्यूटन को अपोज कर रहा होगा। मैं मान क्या रहा हूँ, एक्चुअल में एक्सेलरेशन जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो एक्सेलरेशन वाले फोर्स को हम पॉजिटिव लिखेंगे, जबकि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स इसको क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू एन। तो म्यू अपन को कितना गिवन है सर, म्यू गिवन है 0.05 इंटू एन एम जी, मतलब 10 इंटू 10। तो अगर आप देखोगे तो 100 इंटू 0.05 मतलब बेसिकली ये 5 आ जाएगा।
तो 20 माइनस 5 ये तो हो गया आपके पास नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम अपॉन टोटल मास। आप देखो 10 और 10 2, तो 10 प्लस 2 बेसिकली टोटल मास कितना हो जाएगा 12। तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से आपके पास जाएगा 15 डिवाइड बाई 12, तो कि ये हो जाएगा 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन जो होगा यहाँ पर 1 वो सही होगा। आसान सा सवाल था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट सवाल में आपको बोला है लाइट बल्ब एंड इंडक्टर कॉइल आर कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स थ्रू अ की एज शोन इन द फिगर। द की इज क्लोज्ड एंड आफ्टर समटाइम्स एन आयरन रोड इज इंसर्टेड इनटू द इंटीरियर ऑफ द इंडक्टर, द ग्लो ऑफ द लाइट बल्ब। मतलब बेसिकली यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है, सवाल में आपको बोला है कि बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है और साथ ही साथ आपको एक इंडक्टर कॉइल दिया हुआ है। ये इंडक्टर जो बोला है कि की को क्लोज कर रहे हैं, है ना, तो बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। उसके बाद बोला है कि अगर एक सॉफ्ट आयरन रोड, सवाल में बोला है कि एन आयरन रोड इज इंसर्टेड इनटू द इंटीरियर ऑफ द इंडक्टर। मतलब इस जो रोड है इसके अंदर क्या इंसर्ट कर रहे हैं अपन, एक रोड इंसर्ट कर रहे हैं। तो रोड इंसर्ट करने के बाद जो बल्ब जो ग्लो कर रहा था उसकी जो ब्राइटनेस है वो ब्राइटनेस क्या होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी, ये सवाल में हमसे पूछा है। तो अगर अपन ध्यान से एनालिसिस करें तो ये बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट का सवाल है। अल्टरनेटिंग करंट में हमें ये पता है कि जब भी हम किसी सर्किट में करंट लिखते हैं तो आई इज इक्वल टू लिखते हैं वी अपॉन आर, है ना। तो जो ऐसी सोर्स है अल्टरनेटिंग सोर्स उसका ईएमएफ तो कांस्टेंट रहेगा, बट अगर अपन आर बात करें तो आर यहाँ पर इम्पीडेंस होगा। इम्पीडेंस बेसिकली एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, है ना। तो आयरन रोड को इंसर्ट करने पर क्या फर्क पड़ रहा है, आयरन रोड जब हम किसी इंडक्टर के अंदर, मतलब जैसे कि हमारे पास कोई इंडक्टर है, इस इंडक्टर के अंदर सपोज हम एक आयरन रोड डाल रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो आयरन रोड डालने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने की वजह से एल क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज होगा। और एक्सएल इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता है ओमेगा एल हो। तो अगर एल बढ़ रहा है तो एक्सएल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो एक्सएल बढ़ेगा, आर भी बढ़ रहा है ना, मतलब सॉरी इम्पीडेंस बढ़ रहा है। इम्पीडेंस बढ़ रहा है तो करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये डिक्रीज होगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ पे बल्ब में जो करंट आपको मिल रहा था वो कम मिलेगा। दैट मीन्स उसकी वजह से जो ग्लो है, बल्ब आपका ग्लो कर रहा था वो अब क्या करेगा, कम ग्लो करेगा। तो यहाँ पर जो ग्लो होगा बल्ब वो डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आप राइट टिक करेंगे। अपना नीट का पेपर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।